सुप्रभात बच्चों, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 सूरज का अपहरण पढ़ेंगे। यह पाठ एक हास्य नाटिका है। इस पाठ की मदद से विद्यार्थी नाटक मंचन के तरीके, नाटक व कहानी को कैसे रूपांतरित करते हैं, नाटक और कहानी के बीच में क्या अंतर है, यह हम समझ पाएंगे और साथ ही साथ अपने भाषाई कौशलों का विकास भी कर पाएंगे, जैसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, विराम चिन्ह का प्रयोग आदि। तो आइए देखते हैं सूरज का अपहरण। क्या बच्चों, आपने कभी सूरज का अपहरण करते हुए देखा है कि सूरज का अपहरण हो गया है या कोई सूरज को उठाकर ले गया है? नहीं ना। लेकिन किसी भी चीज़ को यदि कोई सिखाना हो, किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना हो तो ज़रूरी है कि उसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया जाए। तो यह एक हास्य व्यंग्य है। हम देखते हैं इस हास्य व्यंग्य में सूरज का अपहरण कैसे हुआ है। आप सभी ने अकबर और बीरबल के किस्से जरूर सुने होंगे। यह उन्हीं किस्सों पर आधारित एक नाटक है। प्रथम दृश्य में हम देखते हैं, यहाँ जो पात्र परिचय है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ राजा है, दीवान जी है, प्रहरी है, घंटा वादक जो कि घंटी बजाता है वह है, सेनापति है, पहला प्रहरी है और दूसरा प्रहरी है। आइए प्रथम दृश्य की ओर चलते हैं। प्रथम दृश्य में राजा अपने शयन कक्ष में लेटे हुए हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही है। वह बिस्तर पर बार बार करवट बदल रहे हैं और 6 बार घंटा सुनने की आवाज़ उन्हें फिर सुनाई दी। राजा को लगा कि 6 बज गए, अब मुझे उठना चाहिए। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, अब तो मैं सो भी नहीं सकता। सुबह हो गई है लेकिन मुझे अभी भी सुस्ती आ रही है। मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना चाहिए। तब प्रहरी आता है और महाराज की जय हो बोलता है। राजा कहते हैं कि अंदर आ जाओ। सिपाही दीवान जी से तैयार होकर आने के लिए कहो, हम बाहर जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हमें थोड़ा बाहर घूमना है, हम बाहर जाना चाहते हैं। प्रहरी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। प्रहरी ने आदेश का पालन किया और वो वहाँ से चला गया। राजा अपने आप से ही राजा बोलते हैं, सुबह की शीतल हवा में घुड़सवारी का अपना ही आनंद है। मन प्रफुल्लित हो जाता है। चलो अब मुझे तैयार होना चाहिए। फिर दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में राजा और दीवान घोड़े पर सवार हैं। दोनों घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं। दोनों के घोड़े साथ साथ चल रहे हैं। हरे भरे मैदान का दृश्य, चारों तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। दीवान जी कहते हैं, महाराज कितना मनमोहक दृश्य है। फिर राजा ने कहा, अद्भुत दीवान जी, अद्भुत। दीवान जी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं महाराज? तब राजा ने कहा कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे सिर दर्द में भी राहत है, लेकिन मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो दीवान जी ने कहा, ठीक है महाराज, हम नदी के पास चलते हैं। वहीं नदी है, वहीं पर हम पानी पिएंगे। राजा ने पानी पिया और कहा कि कितना निर्मल पानी है, कितना अच्छा पानी है। अच्छा दीवान जी बताओ, यह नदी कहाँ बहकर जाती है? तब दीवान जी ने कहा, महाराज यह बहकर दूसरे राज्य में जाती है। दीवान जी का इतना कहना था कि दूसरे राज्य में। तब राजा ने चौंक कर कहा, इतना निर्मल और मृदु जल राजा के दूसरे राज्य में जाता है? वे इसे व्यर्थ बहा देते होंगे। दीवान जी हमें रोकना होगा। उन्होंने मना कर दिया कि अब यह पानी हमारे पड़ोसी राज्य में नहीं जाएगा। तब दीवान जी थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि महाराज अगर ऐसा होगा तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरी आज्ञा का पालन करें। तीसरा दृश्य। दीवान जी आते हैं और महाराज को कहते हैं, महाराज पूरे शहर में पानी भर गया है, सड़कों पर निकलना दुर्भर है, लोगों का बुरा हाल है। तब राजा ने कहा,
हो जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक भी बूंद पानी पड़ोसी राज्य में जाने नहीं दूंगा। दीवान जी कहते हैं, परंतु महाराज, पूरा नगर डूब जाएगा। राजा, डूब जाने दो। राजा उनकी एक बात नहीं सुनते। पूरे नगर में पानी ही पानी भर गया है। दीवान जी सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। दीवान जी कहते हैं कि कितना मूर्ख और हठी राजा है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, दीवान जी क्या सोच रहे हो? तो दीवान जी कहते हैं, महाराज, जब पड़ोसी राजा को पता चलेगा कि हमने उनका पानी रोक दिया है तो वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, बांध तोड़ सकते हैं, हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तब भी राजा ने कहा, हा हा हा, दीवान जी, तुम हमले से डर गए? आने दो, मैं भी तो देखूं वे कैसे बांध को तोड़ते हैं। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। दीवान जी चिंतित होकर आसमान में सूरज की ओर देखते हैं और मन में कहते, आह, मिल गया। तो राजा पूछते हैं, क्या मिल गया, जरा हम भी तो सुने। तब दीवान जी कहते हैं, महाराज बता दूंगा, अभी मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, मैं चलता हूँ, नमस्कार। चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में घंटा वादक घंटी बजाने की तैयारी में है। घंटा वादक आश्चर्य से, दीवान जी, आप यहाँ? अरे, मुझे बुलवा लिया होता। तब दीवान जी ने कहा कि तुमसे एक आवश्यक गोपनीय काम है। गोपनीय मतलब चुपचाप रहस्यमय कार्य है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। घंटा वादक कहता, आज्ञा दे दीवान जी। तब दीवान जी कहते हैं कि आधी रात के बाद तुम घंटा प्रत्येक घंटे पर नहीं बल्कि हर आधे घंटे पर बजाओगे, ठीक वैसे जैसा कि तुम प्रतिदिन बजाते हो। घंटा वादक, बस इतना छोटा सा काम? जो आज्ञा दीवान जी। फिर दीवान जी कहते हैं, इस बारे में जब तक मैं न कहूँ आप किसी से चर्चा मत करना। घंटा वादक कहता है कि आप निश्चिंत रहें दीवान जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पांचवा दृश्य। पांचवें दृश्य में पहला प्रहरी, अरे उठो, 6 बज गए, कहता है कि 6 बज गए। दूसरा प्रहरी थोड़ा सा चौंकता है और जम्हाई लेता है, ओह हाँ, पहला प्रहरी, 6 बज गए, उठो, मुझे 6 बार घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दी है। दूसरा प्रहरी, क्या 6 बज गए? लेकिन अभी तो इतना अंधेरा है। पहला प्रहरी बोलता है, तुम सही कह रहे हो, यह तो मैंने भी देखा है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि 6 बज गए और फिर भी इतना अंधेरा कैसे। तो दूसरा प्रहरी बोलता है, पता नहीं आज सूरज क्यों नहीं उगा। पहला प्रहरी, हाँ चलो देखते हैं। इस प्रकार वे दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। छठा दृश्य। प्रहरी महाराज के पास जाता है और उनको जगाता है कि महाराज, घोर अनर्थ हो गया है। राजा, क्या हुआ सिपाही? प्रहरी, महाराज, 6 बज गए मगर सूरज अभी तक नहीं निकला। राजा बोलता है, सूरज नहीं निकला, 6 बज गए, क्या बकते हो? प्रहरी ने कहा, हाँ महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। राजा उठते हुए दीवान जी को बुलाते हैं। प्रहरी, जो आज्ञा महाराज। अब राजा कहते हैं, यह क्या हो रहा है दीवान जी, सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला है? तब दीवान जी कहते हैं, महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 6 बज गए हैं, सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। राजा, वह क्या? दीवान जी, किसी ने सूरज का अपहरण कर लिया। उसने सूरज को कैद कर लिया है ताकि हमारे राज्य में अंधेरा रहे। राजा, सूरज का अपहरण? कौन है वह? किसका इतना साहस कि वो सूरज का अपहरण कर ले, और वो भी हमारे राज्य के सूरज का? दीवान जी, महाराज, उस देश का राजा हो सकता है जिसका पानी हमने रोका है। मैंने सुना है कि वह बहुत नाराज है। आप तो जानते ही हैं कि सूरज उधर से ही आता है। राजा कुछ सोचते हैं और बोलते कि अब क्या उपाय है? अगर हम नदी का पानी उनके लिए छोड़ दें तो क्या हमारे लिए वो सूरज छोड़ देंगे? तो दीवान जी ने कहा कि हाँ महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा। यहाँ राजा अपने मूँछों पर ताव देते हुए कहते कि हाँ हाँ, मैं तो हुई समझदार।
अब सेनापति कहते हैं, मैं यहीं हूँ महाराज, आज्ञा दीजिए। राजा ने सेनापति को कहा कि जाओ और आदमियों से कह दो कि नदी पर बना बांध तोड़ दे। सेनापति जो आज्ञा महाराज और चला जाता है। राजा दीवान जी से, अब तो सूरज छोड़ दिया जाएगा ना? तब दीवान जी कहते कि हाँ महाराज, जरूर छोड़ देंगे। अब आप थोड़ी देर आराम करो, हो सकता है जब तक पानी वहाँ पहुँचेगा तब तक सूरज भी आ जाएगा। महाराज आपने सूरज को बचा लिया, पता नहीं वहाँ का जो राजा है वो सूरज के साथ क्या करता। आप दयालु हैं, आप महान हैं, महाराज की जय हो। राजा खुश हो जाते हैं, यह तो कुछ भी नहीं, यह तो हमारा काम है। सभी महाराजा कृष्णमूर्ति की जय, महाराजा कृष्णमूर्ति की जय करने लगते हैं। और जब सचमुच में 6 बजती है तब सूरज अपने आप आ जाता है। तो देखा ना बच्चों कि किस प्रकार एक व्यंग्य से, एक हास्य से राजा को बात समझ में आ गई। सूरज का अपहरण एक हास्य एकांकी नाटक है। यह एकांकी जहाँ एक और हमारा मनोरंजन करती है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक शिक्षा भी देती है। एकांकी में बताया गया है कि राजा की एक जिद की वजह से उसका पूरा राज्य संकट में घिर जाता है। नदी का पानी रोक दिए जाने के कारण सारा शहर डूबने लगता है, लेकिन राजा अपनी जिद नहीं छोड़ता। तभी उनका दीवान सूरज के अपहरण की अफवाह उड़ाकर राजा को सीधे रास्ते पर लाता है और राज्य को डूबने से बचाता है। इसमें दीवान जी की बुद्धिमानी और राजा की मूर्खता को बहुत ही दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा और यह भी समझ में आया होगा कि एक कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। नाटक में संवाद होते हैं जिसमें हर कोई अपने अपने संवाद को बोलकर मंच के द्वारा मंच पर अभिनय करके दिखाते हैं। धन्यवाद।